सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का लेसन 5 आगे पढ़ने वाले हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई। कहाँ से की गई? सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई। यह कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है। इस योजना का ये किसके द्वारा चलाई गई है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। इस योजना का क्रियान्वयन सभी राज्य एवं केंद्र शासित सरकारों के कृषि विभागों के माध्यम से किया जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य प्रत्येक किसान को उसके खेत की मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति की सही जानकारी देना है। कि प्रत्येक खेत को उसके खेत की मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति की सही जानकारी देना है और उन्हें उर्वरकों की सही मात्रा के प्रयोग और आवश्यक मृदा सुधारों के संबंध में भी सलाह देना है, ताकि लंबी अवधि के लिए मृदा स्वास्थ्य को कायम रखा जा सके। उर्वरक सब्सिडी। उर्वरकों की कीमतों में असंतुलन होने एवं कुछ उर्वरकों जैसे यूरिया आदि पर अत्यधिक सब्सिडी की वजह से उर्वरकों के प्रयोग में भी असंतुलन बढ़ा है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम का सामान्य अनुपात क्रमशः 4:1 होना चाहिए। कुछ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है। उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन की वजह से भूमि की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वर्ष आदर्श अनुपात नाइट्रोजन का कितना है? 4, फास्फोरस का 2 और पोटासियम का 1। 2009-10 में 4.3, 2.0 और पोटासियम का 1। 2010-11 में 4.7, 2.3 और 1। 2011-12 में 6.7, 3.1 और 1। 2012-13 में 8.2, 3.2 और 1। इसी समस्या के समाधान हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई। भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी को भी अब सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचाने की पहल करने की घोषणा की है। उर्वरकों के लिए किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, उर्वरकों की कालाबाजारी को कम करने, उर्वरक सब्सिडी को कम करके युक्तिसंगत बनाने और उर्वरक सब्सिडी को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसमें कालाबाजारी भी कम होगी और सब्सिडी को कम करके युक्तिसंगत जो एक संगति है उसको भी बनाने की कोशिश की गई है और उर्वरकों के ऊपर भी सब्सिडी दी गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है जिसे किसान को उसकी प्रत्येक जोतों के लिए दिया जाएगा। ये किसके लिए दिया जाएगा? जोतों के लिए। इसमें 12 पैरामीटरों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, सल्फर, जिंक, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरोन और पीएच, PCOC के संबंध में उनकी मृदा की स्थिति निहित होगी। मृदा की अम्लीयता, लवणीयता तथा क्षारीयता को जांचकर मृदा की गुणवत्ता सुधार हेतु सुझाव उपलब्ध कराया जाएगा। इसके आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड में खेती के लिए अपेक्षित मृदा सुधार और उर्वरक सिफारिशों को भी दर्शाया जाएगा। इस प्रकार मृदा में जिस तरह की समस्या हो उसी तरह का निदान भी
किया जाएगा। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देश में सभी किसानों को प्रत्येक 3 वर्षों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत प्रथम 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। टैगलाइन क्या होती है? स्वस्थ धरा और खेत हरा। नीम लेपित यूरिया। कृषि में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जब सामान्य यूरिया का अनुप्रयोग किया जाता है तो वह अमोनिया कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। किस में बदल जाता है? अमोनिया कार्बोनेट में यूरिया बदल जाता है। इनमें से कुछ यूरिया अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाती है जिसे अमोनिया वाष्पीकरण कहते हैं। इस अमोनिया वाष्पीकरण के दौरान लगभग 8 से 10% नाइट्रोजन की हानि भी होती है और इस नाइट्रोजन का पूर्ण इस्तेमाल करने के लिए नीम लेपित यूरिया की शुरुआत की गई है। नीम लेपित यूरिया में यूरिया का प्रत्येक दाना नीम तेल से लेपा होता है जो मृदा में यूरिया के घुलन दर को कम कर देता है और इस प्रकार फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। नीम में ऐसे गुण होते हैं जो प्रत्येक स्तर पर नाइट्रोजन की स्थिति को नियंत्रित करते हैं। नाइट्रोजन को नुकसान से बचाता है। नीम नाइट्रेट निर्माण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। नीम लेपित यूरिया का प्रयोग करने का कारण है कि यह जल में जाकर शीघ्रता से नहीं घुलता और पौधों के लिए लंबे समय तक उपलब्ध रहकर उसकी वृद्धि में सहायक बनता है। भारत सरकार ने मई 2015 से 100% नीम लेपित यूरिया उत्पादन करने हेतु इसे विनिर्माताओं के लिए अनिवार्य बनाया गया है एवं दिसंबर 2015 से आयातित यूरिया भी नीम तेल से 100% लेपित हो रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप अब मंडी में उपलब्ध कुल यूरिया नीम लेपित है। खरीफ 2016 में उपयोग किया गया कुल यूरिया नीम लेपित यूरिया था। परंपरागत कृषि विकास योजना। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा दिसंबर 2015 में एक क्लस्टर आधारित कार्यक्रम परंपरागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन किया गया है। इसके तहत किसानों के समूह को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों को इसके लिए क्या किया जाएगा? जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 50 या उससे अधिक किसानों को एक क्लस्टर के रूप में 50 एकड़ भूमि पर जैविक खेती करनी होगी। इस प्रकार 3 वित्तीय वर्षों के दौरान जैविक खेती के तहत 5.0 लाख एकड़ क्षेत्र में 10,000 समूह बनाए जाएंगे। इन 3 सालों में प्रत्येक किसान को होने वाले व्यय जैसे फसल के लिए बीज से लेकर उत्पाद को बाजार तक ले जाने आदि के लिए प्रति एकड़ भूमि पर 20,000 रुपये दिए जाएंगे। जैविक खेती को परंपरागत संसाधनों के उपयोग द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा और जैविक उत्पादों को बाजार के साथ भी जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत सर्टिफिकेशन पर होने वाले खर्च का किसानों पर कोई दायित्व नहीं होगा। नेक्स्ट है परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर के लिए जैविक उत्पाद के संग्रहण, परिवहन एवं विपणन के लिए 1,20,000 की अधिकतम राशि सहायता प्रदान करना है। क्लस्टर के प्रत्येक किसान को 3 वर्षों की अवधि के दौरान 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 20 हेक्टेयर के 10,000 जैविक क्लस्टरों को विकसित किया जाएगा ताकि 3 वर्षों के दौरान 2 लाख हेक्टेयर तक प्रमाणित क्षेत्र को कवर किया जा सके। परंपरागत साधनों का उपयोग करके जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा और जैविक उत्पादों को बाजार के साथ जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना को लागू करने के लिए
300 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। वर्ष 2014-15 में 1516 और दिसंबर 2016 तक 597 करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं। दिसंबर 2016 तक 9186 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। सतत कृषि उत्पादकता प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा एवं जल की गुणवत्ता एवं मात्रा पर निर्भर करती है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर को सतत एवं निरंतर बनाए रखने के लिए इन दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं धारणीय उपयोग आवश्यक है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की शुरुआत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है। इसका उद्देश्य था कि भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुसार और अधिक लचीला बनाने की नीति को विकसित करते हुए खाद्यान्न सुरक्षा बढ़ाई जाए और भूमि, पानी, जैव विविधता, आनुवंशिक संसाधन जैसे स्रोतों को संरक्षण दिया जाए। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट है भारतीय कृषि का आधे से अधिक हिस्सा वर्षा के जल पर आधारित है। इसके कारण इसके सामने मानसून की अनिश्चितता का खतरा भी है। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में सूखे एवं बाढ़ का खतरा बना रहता है। जलवायु परिवर्तन इस खतरे को और ज़्यादा बढ़ा देगा। इस समस्या से कृषि क्षेत्र के बचाव के लिए तथा कृषि क्षेत्र के धारणीय विकास के लिए इस राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया गया है। सतत कृषि विकास के लिए कुछ आयामों यथा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा, जल का बेहतर उपयोग, कीट प्रबंधन, कृषि भूमि का बेहतर प्रबंधन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, कृषि बीमा, साख सुविधा, बाजार सूचनाओं तक पहुंच और आजीविका विविधीकरण पर ध्यान देना आवश्यक है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के उद्देश्य: स्थान विशिष्ट एकीकृत संयुक्त कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर कृषि को और अधिक उत्पादक, सतत लाभकारी और जलवायु प्रत्यास्थ बनाना। ये राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के उद्देश्य हैं। और क्या क्या उद्देश्य है? समुचित मृदा और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, मृदा उर्वरता मानचित्रों, वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के मृदा परीक्षण आधारित अनुप्रयोगता, समुचित उर्वरकों के प्रयोग इत्यादि के आधार पर व्यापक मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पद्धतियाँ अपनाना, प्रति बूंद अधिक फसल हासिल करने के लिए व्याप्ति बढ़ाने हेतु कुशल जल प्रबंधन के माध्यम से जल संसाधनों का इष्टतम प्रयोग, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और अल्पीकरण के क्षेत्र में जारी अन्य मिशनों अर्थात राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि जलवायु प्रत्यास्था पहल इत्यादि के सहयोग से किसानों एवं पणधारियों की क्षमता बढ़ाना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इत्यादि जैसी अन्य स्कीमों मिशनों से संसाधनों को लेकर और NICRA के माध्यम से वर्षा सिंचित प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में लाते हुए वर्षा सिंचित कृषि की उत्पादकता सुधारने हेतु चयनित ब्लॉकों में प्रायोगिक मॉडल, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तत्वावधान में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के मुख्य प्रध्ययों को पूरा करने हेतु प्रभावी अंतर और आंतरिक विभागीय मंत्रालय समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, या इसे PM आशा के नाम से भी जाना जाता है। किसानों के उत्पादन का लाभप्रद
मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरुआत की है। किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में उठाए गए इस कदम के माध्यम से उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी से प्राप्त कम राशि की भरपाई अब कौन करेगी? सरकार करेगी। दरअसल इस योजना का उद्देश्य फसलों के न्यूनतम समर्थन को लागत से 1.5 गुना कर कृषकों को राहत पहुंचाना है। इसके द्वारा एमएसपी में वृद्धि कर राज्य सरकारों की मदद से खरीद व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। गौरतलब है कि सरकार ने खरीफ फसलों के एमएसपी को पहले ही बढ़ा दिया है। इस योजना के आने से अब किसानों की आमदनी और बढ़ेगी। पीएम आशा के अंतर्गत किसानों से अन्न खरीदने के लिए निम्न 3 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से किसी भी योजना का चयन राज्य आवश्यकता अनुसार कर सकती है। जैसे मूल्य समर्थन योजना, इसके अंतर्गत दलहन, तिलहन और गरी सहित तमाम फसलों की सीधी खरीद केंद्र की एजेंसियों के साथ राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। खरीद खर्च की भरपाई सहित केंद्र सरकार खरीद में हुई हानि का 25% भी वहन करेगी। नेक्स्ट है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना। इसके अंतर्गत वे तिलहन फसलें आएंगी जिसके लिए एमएसपी का निर्धारण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना की तरह ही एमएसपी से फसल का दाम कम होने पर समर्थन मूल्य और फसल के दाम के अंतर का भुगतान सरकार करेगी। निजी खरीद स्टॉकिस्ट पायलट योजना, इसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य सरकार एमएसपी से फसल का दाम कम होने की स्थिति में कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों को अन्न खरीदने का अधिकार दे सकती है। निजी खरीद में कौन खरीदेगा? निजी कंपनियां खरीदेगी, जबकि उपर्युक्त दोनों योजनाएं केवल सरकार से जुड़ी हुई हैं। ओडिशा की आजीविका एवं आय बढ़ाने के लिए कृषक सहायता KALIIA, यह स्कीम ओडिशा सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के रबी स्तर से राज्य में कृषि संबंधी समृद्धता लाने एवं गरीबी के उन्मूलन के लिए आरंभ की गई है। विभिन्न घटकों के अधीन मिलने वाले लाभ है: लघु एवं सीमांत किसानों को 5 सत्रों तक प्रति कृषि परिवार 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि किसान बीज, खाद्य, कीटनाशक, श्रम एवं अन्य निवेश जैसी आगतों की खरीद कर सके। भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए लघु बकरी पालन इकाई, मिनी लेयर इकाई, बत्तख पालन इकाई, मछुआरों के लिए मत्स्य पालन किट, मशरूम खेती एवं मधुमक्खी पालन आदि जैसी कृषि सहायक गतिविधियों के लिए प्रत्येक भूमिहीन कृषि परिवार को 12,500 रुपये की आर्थिक सहायता की जाएगी। असुरक्षित कल्टीवेटरों भूमिहीन कृषि श्रमिकों को प्रति वर्ष 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सके। इस स्कीम में बहुत कम प्रीमियम पर किसानों के लिए जीवन एवं दुर्घटना बीमा सुरक्षा भी दी जाती है। नेक्स्ट है झारखंड की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी लघु एवं सीमांत किसानों जिसके पास अधिकतम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, उनको प्रति किसान प्रति वर्ष 5,000 रुपये की अनुदान सहायता दी जाएगी, जिससे उनकी ऋणों की निर्भरता में कमी आएगी। यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 2 किस्तों में दी जाएगी। यह पीएम किसान निधि योजना से अलग है, जिसमें प्रत्येक लघु एवं सीमांत किसान परिवार जिसके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत स्वामित्व है, उसको प्रतिवर्ष 6,000
रुपये दिए जाएंगे। तेलंगाना का रायथू बंधु। तेलंगाना सरकार फसली स्तर से पूर्व प्रारंभिक निवेश के रूप में बीजों, खादों आदि जैसे विभिन्न आगतों की खरीद के लिए राज्य के सभी किसानों को प्रति व्यक्ति एकड़ 4,000 रुपये की दर से निवेश सहायता देने के लिए नई अवधारणा लेकर आई है और योजना को खरीफ 2018 से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान 12,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय आवंटित किया गया है। खरीफ 2018-19 के दौरान 51.50 लाख किसान लाख किसान 5,260.94 करोड़ की राशि से लाभान्वित हुए हैं तथा इसका संवितरण चेक के द्वारा किया गया था। रबी 2018-19 के दौरान सरकार ने किसानों के खाते में राशि जमा कराने के लिए ई कुबेर खजाने के माध्यम से राशि को अंतरित करने का निर्णय लिया है। 49.03 लाख किसानों के खातों में 5,244.26 करोड़ अंतरित कर दिए गए हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान तेलंगाना सरकार ने निवेश सहायता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 प्रति एकड़ प्रति व्यक्ति कर दिया है। नेक्स्ट है कृषि गणना 2015-16। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि गणना 2015-16 जारी की है। देश में प्रथम कृषि गणना 1970-71 में की गई थी। इसके पश्चात कृषि गणना 2015 इस श्रेणी में 10वीं गणना है। सबसे पहले 1970 में और उसके बाद 2015-16 में, और ये कौन सी है? 10वीं गणना है। यह गणना कृषि क्षेत्र में भूधारित के संरचनात्मक पहलुओं के आंकड़े जुटाने के लिए हर 5 वर्ष पर की जाती है। इस गणना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। देश में कुल परिचालन जोतों की संख्या 2010-11 के 138 मिलियन से बढ़कर 2015-16 में 146 मिलियन हो गई है, अर्थात इसमें 5.33% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक परिचालन जोतों वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। और जोतों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि वाले राज्य है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, केरल, मेघालय है। हालांकि कुछ राज्यों में परिचालन जोतों की संख्या में कमी भी हुई है। गोवा में जोतों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट 28.17% दर्ज की है। सबसे कम गिरावट मणिपुर में रही है 0.09। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार देश के 14 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में कुल परिचालन जोतों की संख्या का लगभग 91.03% और कुल ऑपरेटेड क्षेत्र का लगभग 88.08% क्षेत्र आता है। देश का कुल ऑपरेटेड क्षेत्र कृषि गणना 2010-11 के 159.59 मिलियन हेक्टेयर से कम होकर 2015-16 में 157.14 मिलियन हेक्टेयर रह गया। यह इसमें 1.53% की कमी दर्शाता है। औसतन परिचालन जोत का आकार 2010-11 के
1.15 हेक्टेयर से कम होकर 2015-16 में कितना हो गया? 1.08 हेक्टेयर को गया है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है। कृषि गणना 2015 के अनुसार 2010-11 में कृषि जोत रखने वालों में महिलाओं का हिस्सा 12.79% से बढ़कर 2015-16 में 13.87% हो गया है। इसी प्रकार कुल ऑपरेटेड क्षेत्र में महिलाओं का हिस्सा 2010-11 के 10.36% से बढ़कर 2015-16 में 11.57 हो गया है। प्रमुख दिवस। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस अप्रैल माह का अंतिम शनिवार। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस 10 जुलाई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना दिवस 16 जुलाई। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। विश्व अंडा दिवस अक्टूबर माह का दूसरा शुक्रवार। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर को और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह 23 से 29 दिसंबर को।